गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 सोशल साइंस क्लास 8 की बुक में से। चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर जो भी बदलाव आते हैं उनके बारे में ये चैप्टर हमें बताएगा, जानकारी देगा कि एनवायरनमेंट जो है हमारा वो किस प्रकार से बदलता है। द एयर दैट एनवलप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इज नॉन एज एटमोसफियर। आपको बताया जाए कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का शेप कैसे आपको बताइए। हमारी अर्थ है एकदम ऐसी, लगभग ऑरेंज की तरह है, नीचे से और ऊपर से थोड़ा फ्लैट है। ऐसे ही अर्थ के ऊपर एक एनवलप है। एनवलप का मतलब एक इसकी कवरिंग है, चारों तरफ एक कवर है इसका। उस कवर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको? एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। और हम लोगों की एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी कि जो हम लोग काम करते हैं, यानी कि बहुत सारा पोल्यूशन आप जानते हैं हम फैलाते हैं। तो ये जो पोल्यूशन, इसी कारण से ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूट होता जा रहा है। द एनवायरनमेंट गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रीज़। अब एनवायरनमेंट कैसे पोल्यूट हो रहा है? इंडस्ट्रीज़ के कारण, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस और व्हीकल्स, यानी कि इनसे निकलने वाला जो धुआं है वो पूरे तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक है और उसे नुकसान पहुंचा रहा है। द चेंजेस दैट अकर इन टेम्परेचर, डायरेक्शन ऑफ विंड, मॉइस्चर एट्सेट्रा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आर नोन एज एनवायरमेंटल चेंजेस। अब ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर टेम्परेचर में काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, अभी गर्मी बढ़ रही है। डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की डायरेक्शन बदलने लगी है। मॉइस्चर बदल गया है, हवा के अंदर जो नमी होती है उसका कंटेंट भी, उसकी जो मात्रा है वो भी बदल गई है। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सब हो रहा है और ये जो बदलाव आ रहे हैं इसी को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस। अब आप देखिए, पहले हम बहुत पीछे चले जाएं तो हमारे घरों में लगभग फैंस भी नहीं होते थे, तो लोग पेड़ों के नीचे बैठकर ही अपनी गुजारा कर लेते थे। तब गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, पोल्यूशन नहीं था इस वजह से। फिर धीरे धीरे गर्मी थोड़ी बढ़ने लगी, फिर पंखे आए घरों में, पंखों के बाद फिर कूलर्स आए, अभी एसीज़ ने जगह ले ली। अब एसीज़ मतलब हर जगह पर हमें चाहिए। तो ये बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस कि गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिस कारण से हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ वेदर? अब वेदर की बात की जाए, व्हाट इज़ वेदर? वेदर के बारे में हम जानते हैं। द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन एंड मॉइस्चर इन एनी रीजन ऑफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज वेदर। वेदर हम किसको बोलते हैं? वेदर यानी कि किसी भी जगह पर प्रेजेंट, समझो कि आप अपनी जगह जहाँ आप रहते हैं वहीं की बात करिए, जिस भी स्टेट में, सिटी में आप रहते हैं, उस जगह का टेम्परेचर, वहाँ पर कितनी रेन है, कितना मॉइस्चर है, ये सब चीज़ें जो हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम बोलते हैं वेदर। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि अभी सर्दी आने वाली है, अभी मानसून ख़त्म हुआ है लगभग और अभी सर्दी आ जाएगी। तो वेदर विल चेंज एंड इट विल बी विंटर सून। अब दूसरी तरफ हमने जो वेदर देखा, उसके अलावा क्लाइमेट भी हम शब्द यूज़ करते हैं कभी कभी इसके लिए। तो वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है? यहाँ पर क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट किसी जगह का जो एवरेज कंडीशन होता है कि वहाँ पर बारिश, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये लगभग किस प्रकार का रहा है। लगभग 35 साल, हम पिछले 35 साल का कैलकुलेट करते हैं अप्रॉक्सीमेट, और इसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि हम बात करें, अब सिंपल हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान इज़ अ डेजर्ट रीजन, तो डेजर्ट है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा? इट इज़ ऑलवेज हॉट, यानी कि गर्म टेम्परेचर होगा। क्लाइमेट कैसा होगा? वहाँ गर्म होगा। तो हम बोल सकते हैं क्लाइमेट गर्म है वहाँ पर। लेकिन अगर वहाँ पर बारिश आ जाती है एकदम से, तो हम क्या वहाँ पर बोलेंगे कि क्लाइमेट यहाँ का रेनी है, हमेशा बारिश वाला रहता है? नहीं, क्लाइमेट वहाँ पर गर्म ही है, लेकिन वहाँ पर वेदर बदला, इस कारण से वहाँ पर बारिश, रेनफॉल हुई। तो क्लाइमेट और वेदर में यही फ़र्क है कि वेदर जो है किसी भी पल बदल सकता है। जैसे कि अभी आप देखिए, बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और सडनली अगर बारिश आ जाती है, तो क्या हम बोलेंगे रेनी सीज़न शुरू हो गया? नहीं, ये रेनी सीज़न नहीं कहलाएगा, क्योंकि सडनली जो बदलाव आता है, और बारिश का एकदम ठंडा हो गया मौसम, तो क्या हम बोलेंगे विंटर आ गया? नहीं, वो बदलाव आया है वेदर में, वेदर एकदम से बदल गया। तो वेदर जो है किसी भी पल बदल सकता है, लेकिन क्लाइमेट जो है किसी जगह का वो कई सालों तक सेम ही रहता है। आगे हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस फार्मिंग के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस फार्मिंग। अब ऐसे कंट्रीज जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही ठंडा होता है, जहाँ पर सनलाइट बहुत कम मिलती है, यानी कि सूरज बहुत थोड़े समय के लिए ही बाहर निकलता है, तो इससे प्लांट्स और वेजिटेबल्स की ग्रोथ जो है वो भी पूरे तरीके से नहीं बढ़ पाते हैं। इस कारण से ज़्यादा हीट उनको मिले सन से, इस कारण से उनको ज़्यादा सन से हीट मिले, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? द रूफ इज़ मेड आइदर ऑफ ग्लास और क्लोथ। जो रूफ, जो टॉप रहता है, ऊपर का पार्ट, उसको या तो ग्लास से बनाया जाता है या फिर क्लोथ, कपड़े से बनाया जाता है, ताकि सन रेज जो हैं वो अंदर जाएं और हीट जो है वो अंदर ही रहे, बाहर ना आए। इससे आप भली बात ही वाकिफ़ होंगे, आप बहुत जगह पर देख चुके होंगे, ग्रीन हाउस बना होता है। ग्रीन हाउस मतलब क्या है कि एक नॉर्मल एक
ऊपर कपड़े से ढककर एक हाउस सा बना दिया जाता है। किससे ढककर? कपड़े से ढककर, जिसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। तो ये ग्रीन हाउस जो है इसका काम क्या होता है? ग्रीन हाउस क्या करता है, ये अंदर जाने वाली जो सूरज की किरणें अंदर जाएंगी, गर्मी जाएगी, उसको बाहर निकलने नहीं देता है, तो अंदर गर्मी बनी रहती है। और इस तरीके से जो खेती की जाती है उसको ग्रीन हाउस फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ग्रीन हाउस फार्मिंग। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं जो, ये एक तरह से उसी का एग्जाम्पल है ग्रीन हाउस फार्मिंग का, कि सनरेज जाएंगे अंदर लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे वो। आगे आप देख सकते हैं चेंजिंग क्लाइमेट। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का क्लाइमेट आप देख सकते हैं। What is global warming? Global warming refers to an unequal and continual rise in the average temperature of Earth's climate system due to the greenhouse gases. हमारी जो अर्थ है इसके टेम्परेचर के अंदर अनइक्वल और कंटिन्यूस राइज होता रहता है। यानी किसी जगह पर तो बहुत ज़्यादा हो गया, किसी जगह पर थोड़ा कम हुआ, किसी जगह पर फिर ज़्यादा हुआ, किसी पर बहुत कम हुआ। तो इस प्रकार से अनइक्वल जो टेम्परेचर में बढ़ोतरी रहती है, बदलाव रहता है, ये होता है बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। कौन सी गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये होता है, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये कब होता है? ये तब होता है जब जो यूवी रेज है, यूवी रेज मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन जो हैं सन से निकलने वाली, जब वो ट्रैप हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? वो एंट्रैप हो जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अब कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। दिस इफेक्ट मेक्स द प्लैनेट वार्मर। इस इफेक्ट के कारण, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इससे प्लैनेट हमारा जो है वो गर्म होता रहता है और ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं एक पिक्चर, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप एटमॉस्फेयर हमारा देख रहे हैं, ये जो बादल आपको दिख रहे हैं, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो सूरज की किरणें जब आती हैं तो कुछ तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से टकरा के वापस चली जाती हैं, कुछ हमारी पृथ्वी पे आती हैं, और कुछ जो है ये जो हमारी ओजोन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जब ये रेज धरती पर आती हैं, आने के बाद क्या होता है, ये टकरा के रिफ्लेक्ट होके ये वापस चली जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एस्केपिंग रेडिएशन, ये यहाँ पर एस्केप हो रही है। क्या हो रही है? एस्केप। ये यहाँ से वापस चली जाएंगी। लेकिन जब यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी मात्रा बढ़ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर? ग्रीन हाउस। देखिए ये है सन, ये हमारी ओजोन लेयर ले लीजिए, एटमॉस्फेयर, और इसमें से जब छनकर आती है हमारी जो रोशनी सन रेज, बहुत सारे तो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ अंदर भी आती है। अगर ओजोन ना हो तो हमारा जो सन रेज जो हमें मिलेंगी वो इतनी ज़्यादा घातक होंगी कि हमारी स्किन जल जाएगी। इवन स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम, स्किन कैंसर वगैरह भी हो सकते हैं। तो जब ये देखिए यहाँ पर टकरा के वापस जाने लगती हैं, ये वापस चली जाती हैं, तो अर्थ का टेम्परेचर बना रहता है। लेकिन अगर ये वापस ना जाए और ये यहीं पर ट्रैप होकर रह जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर कि ये टकरा कर वहाँ से वापस आ गई है, तो ये क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। किसकी वजह से? ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ऐसा होता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो इन सनरेज को वापस जाने से रोकते हैं, इनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और इनको ऑब्जॉर्व करने से धरती के ऊपर जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ न्यूज़ के बारे में जो न्यूज़पेपर में से दिया गया है। एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन वेस्ट यूरोप हीट एक्सपीरियंस्ड। देखिए 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में बढ़ोतरी वेस्ट यूरोप में। 14 डिग्री टेम्परेचर इन दार्जिलिंग रीचेस टू मैक्सिमम 28 डिग्री सेल्सियस। स्नोफॉल इन डेजर्ट। मुंबई रिसीव्ड 942 ml रेन इन 1 डे। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया। सुंदरवन इज सबमर्जिंग। रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इन Khumbu snow river of Nepal. Ice cap of size 3250 square kilometer melts within 35 days in Antarctica. Sources of river are drying up. तो ये जो सब हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जो ये न्यूज़पेपर की न्यूज़ दी गई हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि ये सब हमारी पृथ्वी के ऊपर जो बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में ही बताया गया है। हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड? अब अर्थ गर्म कैसे होती है? अब इसमें देखते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं उनका नाम कौन सा है। ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मीथेन, निट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हेलोकार्बन। ये जो हमने नाम देखे ये सब जो है दीज ऑल आर ग्रीन हाउस गैसेज। ये सब गैसेज ग्रीन हाउस इफेक्ट में मदद करती हैं। जब ये गैसेज हमारे यहाँ पर बढ़ जाएंगी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जब इन गैसेज की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी बढ़ जाएगी, और इससे क्लाइमेट में क्या आएगा? काफ़ी बदलाव आएगा। Increase in the temperature by 0.6 डिग्री सेल्सियस इज इन द लास्ट 100 years। पिछले 100 सालों के अंदर हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर में
लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस का बदलाव आया है, बढ़ोतरी आई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ईच पर्सन, हर एक व्यक्ति कितना जो वो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 64%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 65%, हेलोकार्बन 0.5% और मीथेन जो है 10%। 100 years ago the amount of carbon dioxide was 275 ppm, today it is 350। यानी कि आज से 100 साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा थी वो 275 ppm थी, पार्ट्स पर मिलियन, और आज की बात की जाए तो ये 350 ppm है, यानी बढ़ गया काफ़ी। ppm means parts per million, for example 280 ppm is equal to 0.28%। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम 280 ppm का मतलब 280, और इसको अगर हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 0.28%। तो इतना बढ़ गया पहले से। तो आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर होता जा रहा है। आगे हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन जगहों से कितना कितना जो गैसेज है वो रिलीज़ हो रही है, इस टेबल के द्वारा आपको बताया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे मीथेन के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? वी विल सी अबाउट द गैस दैट इज मीथेन। मीथेन क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4, मीथेन को हम CH4 के नाम से जानते हैं हमारी साइंस में, और मीथेन के प्रोपोर्शन में भी बहुत बदलाव है। देखिए ये 315 ppm इन द ईयर 1750, और 1764 में ये लगभग 1750 से 64 में अगर काउंट किया जाए तो 315 ppm था, और लेकिन ये काफ़ी बढ़ गया है 2005 के ईयर में, काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी आई है। अब ये देखिए किन किन जगहों से मीथेन रिलीज़ होती है। आप देखिए एक्सलेशन ऑफ एनिमल्स, जब इंसान सांस लेता है, जानवर सांस लेते हैं इनकी, तो मीथेन गैस उसके द्वारा भी आती है। पैडी कल्टीवेशन, तो बहुत अलग अलग तरीक़ों से ये बढ़ रही है। निट्रस ऑक्साइड की बात की जाए, ये भी 270 ppm से बढ़कर 319 ppm हो गई, बढ़ोतरी हुई है। CFC जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहते हैं, ये ज़्यादातर क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ फोम, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर, AC, सर्किट एरोसोल स्प्रे, इनकी वजह से CFC की मात्रा बढ़ती जा रही है। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं अभी। अब ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या होने वाला है? चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन। वेजिटेशन जो है यानी कि पेड़ पौधों की बढ़ोतरी में, डेवलपमेंट में बदलाव देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सर्टेन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर नाउ डिसअपियरिंग, कुछ बर्ड्स के स्पीशीज है वो डिसअपियर होते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जैसे कि स्पैरोज और वल्चर्स की बात करें। 2000 ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयज हैव रिसीडेड, मेल्टेड। हिमालय के लगभग 2000 ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो चुके हैं या कम हो चुके हैं। तो ये बदलाव हमको देखने को, ये देखिए ये 2001 में ऐसा था, 2003 में ऐसा हुआ, और 2006 में इस प्रकार का हो गया। तो ये ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ के पहाड़ पिघलते जा रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। ये देखिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दिस इज बायोमास एंड दिस इज टाइडल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मेजर्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोक सकते हैं? पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कंट्रोल में करिए, दूसरा अफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाइए, और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को काटने से बचाइए। फिर ग्रोइंग ट्रीज, पेड़ लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। प्लास्टिक का यूज़ बंद करिए, मैन्योर का यूज़ ज़्यादा करिए, और पेस्टिसाइड का उपयोग तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए या बहुत कम कर दीजिए। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, यानी कि जो जिसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता ऐसी फार्मिंग करिए। ऐड बायोटिक्स इन द फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के खाने में बायोटिक चीज़ों का उपयोग करिए, यानी कि लिविंग यानी कि जो चीज़ें उनको नुकसान ना पहुंचाएं ऐसी चीज़ों का उपयोग करिए। फिर अपनी जो हाउस होल्ड चीज़ें हैं, जो अप्लाइंसेज हम AC वगैरह यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर, इनका उपयोग कम करिए। ट्रांसपोर्टेशन के साधनों का, यानी कि छोटी दूरी पे जाने के लिए आप कार का इस्तेमाल या बाइक का इस्तेमाल ना करिए। फिर ह्यूमन पॉपुलेशन को रोकिए। फिर बिल्डिंग का डिज़ाइन इस प्रकार से बनाइए कि वहाँ पर वेंटिलेशन रहे ताकि इलेक्ट्रिसिटी बचाई जा सके। पूरा दिन घर बंद रहेगा तो हवा नहीं आएगी, तो आप AC चलाएंगे उसमें, तो AC को कम किया जा सके, इसलिए हवा अच्छी रहे ऐसा बिल्डिंग का डिज़ाइन होना चाहिए। और इको फ्रेंडली पेपर का यूज़ करना चाहिए। प्लांट्स ज़्यादा लगाने चाहिए अपने घर के आजू बाजू। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ भी कम से कम करना चाहिए।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उपयोग कम करना चाहिए, वाटर को हम ध्यान से यूज़ करें, कम यूज़ करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, रेन वाटर को सेव करना चाहिए, सीएनजी और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। तो हम जो है इस ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल पॉलिसी की बात की जाए। अब ऐसा माना गया कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो रूट कॉज है, रूट कॉज मतलब उसी के कारण से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो थी वो सब, स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल जो है, स्वीडन कंट्री जो है उसकी कैपिटल जो कि स्टॉकहोम है वहाँ पर इकट्ठे हुए और 1972 में, ताकि वो देख सकें कि किस प्रकार से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और इनकी मीटिंग हुई थी ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरो में, और ये मीटिंग इसके बाद हुई कोपेनहेगन के अंदर, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है, 2009 में यहाँ हुई थी, ताकि वो ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस कर सकें। और ऐसा माना गया कि डेवलप्ड नेशंस आर नॉट एक्सेप्टिंग द कार्बन कट। डेवलप्ड नेशंस जो है ना, जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं, यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये कार्बन कट यानी कि कार्बन कंटेंट जो हवा में जा रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उसको काटने पे, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज का उपयोग कम करें ऐसे प्रोडक्ट्स का जिससे ग्रीन हाउस गैसेज कम हो, वो इस चीज़ पे सहमत नहीं हैं। एंड द डेवलपिंग कंट्रीज वर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन करने पे जोर दे रही हैं, यानी कि वो कम कर रही हैं लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा कर रही हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू गिव एन एड ऑफ $100 बिलियन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशन, और $100 बिलियन का जो एक पैकेज दिया गया डेवलपिंग नेशंस को, ताकि वो अपने लिए डेवलपिंग के लिए उसको यूज़ कर सकें। और ऐसी इस मीटिंग के अंदर 59 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम 45 कंट्रीज़ वर प्रेजेंट, 45 कंट्रीज़ में से लगभग 59 के करीब रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट किया गया था, ताकि सब लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया जा सके कि जो क्लाइमेटिक चेंज है वो कितना ज़्यादा घातक है हमारे लिए। ऑन एन एवरेज अ सिटीजन इन द वर्ल्ड एमिट्स 4.5 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड। अब पूरी दुनिया में बात करें तो एक सिटीजन जो है वो 4.5 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। इंडियन सिटीजन्स की बात करें तो ये 1.2 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। अदर डेवलपिंग नेशंस रिलीज़ फार लेसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन दूसरे डेवलपिंग नेशंस है वो काफ़ी कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कंसेशन शुड बी गिवन फॉर डेवलपमेंट एंड मोर रिस्ट्रिक्शन शुड बी इम्पोज्ड ऑन द कंट्रीज लाइक यूएसए, एज एन एवरेज अमेरिकन बिट्स 20.6 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा आ रही है। अब देखिए यूएसए में एक व्यक्ति जो है वो 20.6 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है, लेकिन भारत की बात करें तो सिर्फ 1.2 मीट्रिक टन, यानी कि वो कितना ज़्यादा हमसे 20 गुना हो गया। तो ऐसे में डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उन पे नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर बैन लगाना चाहिए, उनके ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, ताकि वो जो हैं वो मदद कर सकें वर्ल्ड में क्लाइमेट को बढ़ने से रोकने में। तो ये था हमारा चैप्टर environmental changes. Hope you enjoyed the video. Thanks for watching.